बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर है 2। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई से दो एंगल्स हों जो कि सर्कल के सेम सेगमेंट में हों तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि सेम सेगमेंट में मौजूद दो एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी इनको इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फ़िगर ड्रा करते हैं। फिगर में ज़ाहिर है एक सर्कल बनाएंगे, वो मैंने पहले से बनाया हुआ है। अब इस सर्कल के अंदर हम इसके दो सेगमेंट लेते हैं, क्योंकि दोनों जो एंगल्स उसने कहे हैं वो सेम सेगमेंट में होना ज़रूरी हैं। तो अगर इस सर्कल की बाउंड्री वॉल के ऊपर या सरकमफेरेंस के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले लें, लेट से यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए और इस तरफ यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स को यानी ए और बी को आपस में मिलाकर एक कॉर्ड ड्रा किया जाए तो ये कॉर्ड इस सर्कल के जो एरिया है उसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। यानी इस ए बी से ऊपर वाला ये एक मेजर सेगमेंट हो जाएगा, बड़ा सेगमेंट हो जाएगा, और दूसरा इस ए बी से नीचे वाला जो सर्कल का पोर्शन है ये इसका छोटा सेगमेंट होगा। अब वो कह रहा है कि जो दो एंगल्स ड्रा करने हैं वो सेम सेगमेंट में होने चाहिए, यानी सर्कल के एक ही सेगमेंट में हों। तो हम इस सर्कल का जो ऊपर वाला ये सेगमेंट है यानी ए बी से ऊपर वाला हिस्सा जो है इसके अंदर कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं। लेट से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी और इस तरफ यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और इन दोनों पॉइंट्स पर दो एंगल्स ड्रा करते हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में होने चाहिए, तो हमने वो जो दो पॉइंट्स लिए हैं सी और डी वो इस ऊपर वाले सेगमेंट में लिए हैं। तो इस सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं या इस मेजर आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन पॉइंट्स को अगर हम सी से मिला दें तो पॉइंट सी पर जो एंगल बनेगा वो एक सरकम एंगल हो जाएगा। और फिर इसी तरह से इन पॉइंट्स को यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट को अगर डी से मिला दें तो दूसरा एंगल बन जाएगा। तो इसके लिए एक एंगल पॉइंट सी पर ड्रा करना है, यानी सी को पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिला दें। तो ये जो एंगल बन गया है पॉइंट सी पर, जिसका पूरा नाम होगा एंगल ए सी बी, ये एक सरकम एंगल है जो कि इस एक ऊपर वाले सेगमेंट में है। और जो दूसरा एंगल है वो भी उसी सेगमेंट में ड्रा करना है और वो हम पॉइंट डी पर बनाएंगे। तो पॉइंट डी को भी दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी इनसे मिला देते हैं। तो इस तरह से पॉइंट डी पर एक और एंगल बन जाएगा। तो ये दूसरा एंगल बन गया पॉइंट डी पर, यानी एंगल ए डी बी। ये दूसरा सरकम एंगल है जो सेम सेगमेंट यानी ऊपर वाले सेगमेंट में है। यानी अब ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल सी भी और एंगल डी, ये दोनों एक ही सेगमेंट में हैं। प्रूव ये करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, यानी इनकी इक्वलिटी को हमने साबित करना है। तो ये तो हो गई फिगर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं गिवन की। गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो उसने हमें स्टेटमेंट में बताई होती हैं। और इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी दो एंगल्स की जो इक्वलिटी है उसको हमने प्रूव करना है। और जो चीज़ प्रूव करना हो वो लिखी जाती है टू प्रूव में। उसके अलावा जितनी बातें भी स्टेटमेंट में हैं वो सारी गिवन में लिखी जाती हैं। यानी इस थ्योरम के लिए गिवन में हम ये सारी बातें लिख लेंगे। एक तो सर्कल लिखेंगे जिसका सेंटर ओ है और उस सर्कल के अंदर एक ही सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। इन दोनों एंगल्स
को भी गिवन में लिख देना है। टू प्रूव में सिर्फ इनकी इक्वलिटी लिखनी है। गिवन में हम लिखेंगे एंगल ACB एंड एंगल ADB आर टू सर्कम एंगल्स in the same segment of a circle with center at O। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उस सेंटर के एक ही सेगमेंट के अंदर दो एंगल हैं, एक एंगल ACB है और दूसरा एंगल ADB है और ये दोनों सरकम एंगल हैं। क्योंकि इस सर्कल की जो बाउंड्री वॉल है या सरकमफेरेंस है उसके ऊपर बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों सरकम एंगल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं टू प्रूफ। टू प्रूव में लिखना है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं जिनको हमने सरकम एंगल्स के तौर पर लिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स आर इक्वल, यानी आपस में इनकी जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ये वाला ACB इज इक्वल टू द मेजर एंगल ADB। एंगल ACB और एंगल ADB ये दोनों एंगल मेजरमेंट में आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, ये चीज़ प्रूव करनी है। नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। इसी चैप्टर का जो पिछला थ्योरम है यानी थ्योरम नंबर 1, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर जो सेंट्रल एंगल होता है वो मेजरमेंट में सरकम एंगल से डबल होता है और इसी प्रॉपर्टी को हमने इस थ्योरम में इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें एक सेंट्रल एंगल चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम इसका एक सेंट्रल एंगल ड्रा करेंगे, यानी जो आर का है AB, उसके एंड पॉइंट्स A और B को अगर सेंटर O से मिला दें तो सेंटर पर एक एंगल बन जाएगा जिसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो यही इसके कंस्ट्रक्शन है कि पॉइंट A को और पॉइंट B को, दोनों पॉइंट्स को पॉइंट O से मिला दें ताकि पॉइंट O पर एक सेंट्रल एंगल बन जाए। इस तरह से O को A और O को B से मिलाने से यहाँ पर एक एंगल बन गया ये वाला, इसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। ये हो गया हमारे पास सेंट्रल एंगल जो कि पॉइंट O पर बन रहा है। अब यही चीज़ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं कि जॉइन पॉइंट O टू A एंड B, यानी पॉइंट O को हमने A और B दोनों से मिला दिया। इस तरह से एंगल AOB हमारे पास आ गया है जो कि सेंट्रल एंगल है। सो दैट एंगल AOB इज ए सेंट्रल एंगल। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ। इसके दो कॉलम होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। फिगर में देखें, एंगल AOB ये है सेंट्रल एंगल
आर्क ए बी का, यानी ए बी एक माइनर आर्क है। थ्योरम नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जो माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल होता है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के सरकम एंगल से मेजरमेंट में डबल होता है। तो इस फिगर में देखें, जो ए है और बी है दोनों पॉइंट्स, इनको अगर हम इस तरफ से मिलाएं तो ये इसकी माइनर आर्क बनेगी, और अगर ए से बी की तरफ हम यूं जाएं तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। अब इस माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो ये वाला है, एंगल ए ओ बी, और एंगल ए सी बी कॉरस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसका सरकम एंगल है, और एंगल ए डी बी भी उसी कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का सरकम एंगल है। तो जो सेंट्रल एंगल है और सरकम एंगल है ये दोनों दरअसल सेम ही आर्क के ऊपर खड़े हैं। एक ही आर्क है ए और बी के दरमियान जो बन रही है। ए बी को इस तरफ से मिलाएं तो माइनर आर्क बनेगी, उस तरफ से मिलाएं तो मेजर आर्क बन जाएगी। तो दरअसल ये तीनों एंगल्स यानी एंगल ए ओ बी, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी सेम आर्क पर मौजूद हैं। तो पहले यही बात लिख लेते हैं, स्टैंडिंग ऑन the same arc AB of a circle, जो एंगल है ए ओ बी ये है सेंट्रल एंगल, यही लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज ए सेंट्रल एंगल। क्यों ये सेंट्रल एंगल है? क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्शन में खुद ड्रा किया था सेंट्रल एंगल, एंगल ए ओ बी इज ए सेंट्रल एंगल, ये कंस्ट्रक्शन में चीज़ लिखी हुई है। तो इसके लिए आगे रीज़न में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। और जो दूसरे दो एंगल्स हैं एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों हैं सरकम एंगल। whereas angle ACB and angle ADB are circumangles। और ये चीज़ लिखी हुई है गिवन में, यानी गिवन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एंगल ACB और एंगल ADB आर दी सरकम एंगल्स। इसकी रीज़न कर दें गिवन। अब ये बात साबित हो गई है कि एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, एंगल ए सी बी सरकम एंगल है। तो फिर लाजमी बात है जो सेंट्रल एंगल है एंगल ए ओ बी वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग सरकम एंगल ए सी बी से मेजरमेंट में डबल होगा थ्योरम नंबर 1 के रूल से, क्योंकि थ्योरम 1 में हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल सरकम एंगल से मेजरमेंट में डबल होता है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी की जो मेजरमेंट है वो डबल है एंगल ए सी बी से, या अगर हम ए सी बी को भी डबल कर दें यानी 2 टाइम्स कर दें तो फिर वो इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। यानी यहाँ हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी के। यानी ये जो एंगल ए सी बी है इसको डबल करें तब वो इक्वल होगा ए ओ बी के। क्लियर? तो इसकी रीज़न में आप थ्योरम नंबर 1 भी लिख सकते हैं, या अगर प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि सेंट्रल एंगल इज डबल दैट ऑफ सरकम एंगल, या थ्योरम नंबर 1 कर दें। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसको कर देते हैं नंबर 1। सिमिलरली एंगल है ए डी बी, ये भी सरकम एंगल है, और ए ओ बी सेंट्रल है। तो ये जो सेंट्रल एंगल ए ओ बी है एंगल ए डी बी से भी डबल होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में एंगल ए डी बी को डबल करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए डी बी। ये हो गया नंबर 2। और इसकी रीज़न भी सेम वही होगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस नंबर 1 और नंबर 2 को आपस में कंपेयर करें। दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो सेम है, यानी नंबर 1 में जो लेफ़्ट साइड पे है वो है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, 2 में जो लेफ़्ट साइड है वो भी है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, यानी सेम चीज़ है। तो फिर लाजमी बात है दोनों इक्वेशंस में जो राइट साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि 2 टाइम्स ए डी बी ए ओ बी के इक्वल है, 2 टाइम्स ए सी बी भी ए ओ बी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम यही बात लिखेंगे कि 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ए डी बी। और इसकी रीज़न में लिख लें फ्रॉम 1 and 2 या यूजिंग 1 and 2। अब अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें 2 से, तो इसका जो कोएफिशिएंट 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कोएफिशिएंट 2 कैंसिल हो जाएगा। हेंस 2 से डिवाइड करने के बाद इस तरफ बचेगा मेजरमेंट एंगल ए सी बी विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी, क्योंकि इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। और रीज़न में क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2, दोनों साइड्स को 2 से हमने डिवाइड किया, तुम्हारे पास आ गया कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए डी बी के। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। टू प्रूव में यही बात लिखी हुई है कि मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी, तो वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का दूसरा थ्योरम सॉल्व कर लिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।